बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आज आप करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसको देखें ज़रा ध्यान से। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे ये कह रहा है कि जो डोमेन है ये क्या चीज़ है, इसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 118 पर सीधा आ जाना है। यहाँ पे डोमेन जो है इसको मैं आपको मार्क करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो डोमेन का मतलब आप समझ लो क्या चीज़ होती है। वैसे डोमेन का मतलब होता है किसी की अपनी जागीर होना, लेकिन बायो जो है इसमें जब आप ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं ना डोमेन, इसका मतलब होता है कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके जो इंसेस्टर्स हैं, इनके बिहाफ पे आपको बताना है कि इनकी डोमेन क्या थी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप मार्क करना शुरू करना पेज नंबर 118 पर कि लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अलोंग 3 लाइनेजेस कॉल्ड डोमेन। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मार्क करना। इसमें जो कंटेंट है ये मैं आपको समझा देती हूँ, पहले मार्किंग बता दूँ आपको। लाइफ से लेके ना आपने ये एनिमेलिया तक मार्क करना है, और उसके बाद ये जो नीचे वाला चार्ट है ना ये बनाना है। ये भी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या चीज़ है। तो इस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, इसमें इसने आपको बताया है कि असल में स्टार्ट जब हुआ था, पहले तो बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग बातें की थी, लेकिन जहाँ से थोड़ा सा जो बात समझ में आने वाली है उसमें उन्होंने क्या बताया कि बेसिकली 3 डोमेन्स हैं। ठीक है, पहली है आर्किया, दूसरी है बैक्टीरिया, और तीसरी जो है वो यूकेरिया है। ठीक है, तो इसमें से भी इन्होंने बताया कि आपके पास इन 3 डोमेन्स में से जो 2 डोमेन्स होती हैं ना, यानी कि ये जो 2 डोमेन्स हैं आपके पास आउट ऑफ 3, कौन कौन से, एक यू बैक्टीरिया और दूसरी जो है आर्किया बैक्टीरिया, ये दोनों तो थे प्रोकैरियोट्स। जबकि जो डोमेन यू बैक्टीरिया है इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, जिसमें छोटे छोटे से सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद थी। इनमें किंगडम बैक्टीरिया भी मौजूद था। तो किस्सा मुख्तसर आपके पास 3 डोमेन्स हो गए, एक आर्किया हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया, एक यूकेरिया हो गया। इस यूकेरिया को मज़ीद इन्होंने क्लासीफाई किया कि ये प्रोटिस्टा है, माइकोटा है, प्लांटिया है और एनिमेलिया है। ठीक है, तो ये हो गए इसके, कह लीजिए कि 3 इसके लाइनेजेस का मतलब होता है कि ये कह लीजिए जो इंसेस्टर्स होते हैं इनसे भी पहले की चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में जब लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, उसको स्टडी जब की थी तब इन्होंने बताया कि ये 3 डोमेन है, बेसिकली आर्चिया है, बैक्टीरिया है और यूकेरिया को भी फर्दर डिवाइड किया था। ठीक है, आप आ जाइए ज़रा इस क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम्स पर बताई। पहले लाइनियस ने 1758 में बताया कि सिर्फ 2 किंगडम है, एक प्लांटिया है, दूसरा एनिमेलिया है। ठीक है, उसके बाद हैकल ने 1866 में बताया नहीं जी 3 किंगडम है, यानी कि जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको अलग कर दिया। उसने कहा ये प्रोटिस्टा है, प्लांटिया है, फिर एनिमेलिया है। फिर चैटर ने 1925 में कहा कि बेसिकली किंगडम्स नहीं, यहाँ पे 2 एम्पायर्स हैं, एक प्रोकैरियोटा है जिसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, दूसरा यूकैरियोटा है जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस है। उसके बाद कोपले ने 1938 में बताया नहीं जी 4 किंगडम्स हैं, कौन कौन से, मोनेरा है, प्रोटोकिस्टा है, प्लांटिया और एनिमेलिया है। उसके बाद वेटेकर ने 1969 में बताया कि 5 किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटिया है, फंगी है और एनिमेलिया है। एंड फाइनली हुज, और उसके बाद के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि 1990 का तकरीबन ये सन है जिसमें उन्होंने बोला जी बेसिकली 3 ही डोमेन है, पहली बैक्टीरिया है, दूसरी आर्चिया है और तीसरी यूकेरिया। ये आर्चिया जो है आपकी बुक में थोड़ा सा डार्क हो गया है, ये आर्चिया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो आपने यहाँ लाइफ से लेके एनिमेलिया तक और फिर ये चार्ट जो है इसको डिस्कस करना था पूरा। सही है। अब जो दूसरा सवाल है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रोटोबायोन्ट्स जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे देखें आप, साथ साथ आपको मिल जाएगा, यह है प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें। अब आप कहेंगे मिस आप बीच में से लाइन तो कटवानी नहीं है। प्रॉब्लम ये बेटा कि कंटेंट इसमें जितना है ना, इतना तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लाजमी देना ही होता है, इतना आपको भी आइडिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बीच में से 1-2 लाइन जो अगर आपको गैर ज़रूरी लग रही तो उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लें, इसमें जो पूरा कंटेंट है ये तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लगा लिया। आप देख लो इसमें इसने बताया क्या है कि प्रोटोबायोन्ट्स होते क्या हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरिया के भी इंसेस्टर्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पता कैसे चला कि तकरीबन समझ लो कि एक फॉसिल मैट जो है, जो कि माइक्रोबियल मैट कहलाता है, यानी कि ऐसे फॉसिल्स थे इसमें जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थे, ये वाले डिस्कवर हुए थे। और इनकी हिस्ट्री बताती है कि तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इतने पुराने फॉसिल्स थे ये। ठीक है, इनका क्या मानना था कि ये जो है ये बैक्टीरिया के भी इंसेस्टर्स हैं, इनको कहा जाता है कि ये प्रोटोबायोन्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा जितने भी बाकी के प्रोकैरियोट्स हैं वो इसी से ही आगे इवॉल्व हुए हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि गौर से देखिए,
यहाँ पर ये इस तरीके से आपको सिलेंडर शेप ऐसे लंबी लंबी सी बॉडी मिलेगी, जैसे टेल है और एक हेड है। तो इतने सारे लाइंस से अटैच्ड हैं। इनकी जो बॉडी है ना, एक्चुअली सिर्फ दो ही पार्ट्स पर थी। एक इनका हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप था। हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप का मतलब है कि वाटर को अट्रैक्ट करता था, और एक इनका हाइड्रोफोबिक टेल था। ये जो आपको पतले और लंबे से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाटर को रिपेल करता था। तो इस तरीके से सब आपस में अरेंज हो जाते थे, और ये ऐसी जगहों पर पाए जाते थे जहाँ पर पानी हो, थोड़ी सी ज़मीन में नमी हो, थोड़ी सी हीट हो, ताकि ये क्या करें, अपनी प्रोडक्शन जो है इसको जारी रख सकें। ठीक है, तो ये जो है ये आपके बैक्टीरिया के इंसेस्टर्स कहलाते हैं, और इनको कहा जाता है प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको मार्क कर देना, और ये वाली डायग्राम जो है ये वाली इसको कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आर्चिया की जो एक्सट्रीम कंडीशन हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, पेज 120 पर आ जाओ आप सीधा। एक्सट्रीम कंडीशन से क्या मुराद है, पहले ये समझ लीजिए। एक होती है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जिसमें नॉर्मल अगर टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, इन सब चीज़ों पर आपने क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है। एक होती है एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बाज़-औक़ात स्प्रिंग बहुत हॉट हो जाता है, आपका सीज़न बहुत हॉट हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, बाज़-औक़ात आप मार्शी प्लेसेस पे मौजूद हो, आपसे मुराद यहाँ पर है आर्चिया। ठीक है, तो बाज़-औक़ात आर्चिया जाइए मार्शी प्लेसेस पे मौजूद है, तब ये क्या करेंगे, बाज़-औक़ात ऐसा हो सकता है कि ये किसी सॉल्ट रीजन में मौजूद है, तब ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके को बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन मिल जाती है, ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तब ये क्या करेंगे। तो ये सारी इनकी एक्सट्रीम कंडीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं। तो इस एक्सट्रीम कंडीशंस के हवाले से इनमें एडॉप्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर रहे हैं तो इस वक्त ये क्या कहलाएंगे थर्मोफाइल्स। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लीजिए हाईली एसिडिक कंडीशंस में है तो फिर ये एसिडोफाइल्स कहलाएंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए किसी मार्शी प्लेसेस में यहाँ अपने आप को ये इस एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को मेंटेन करके बैठे हुए हैं तो ये मेथिनोजेंस है। इसी तरीके से बाज़ू का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी रीजन है, सॉल्ट कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट में, इस वक्त ये क्या है, ये इस वक्त हेलोफाइल्स हैं। तो ये उस एक्सट्रीम कंडीशन के हवाले से क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो आर्चिया कैन लिव से लेके यहाँ देयर ग्रोथ तक आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना था। ये क्वेश्चन आपका था 3। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 3। अब आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके पेज 125 पर मौजूद है। इसको देख लें जल्दी से, यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब गौर से देखो। सबसे पहले तो ये एक चार्ट है, इस पे देखो कैरेक्टर है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसने आपसे डिफरेंशिएट ही पूछा है तो आपने ऐसे ही कॉलम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आ जाए ग्राम रिएक्शन। ये ख़ास किस्म की डाई में अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो या तो ब्लू या फिर पर्पल कलर का स्टेन देगा, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो पिंक या फिर रेड कलर का स्टेन देगा। दूसरी चीज़ होती है सेल वॉल की थिकनेस। इस तरह का जो बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये मोटा होगा, थिक होगा, इसकी 20 से लेकर 80 नैनोमीटर तक की थिकनेस होगी सेल वॉल की, जबकि ग्राम नेगेटिव की थिन होगी, 8 से 10 नैनोमीटर के करीब होगी। अब नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत मोटी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका स्टेन बहुत प्रॉपर आता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर बिल्कुल सिंगल लेयर होती है, थिन होती है। तो जैसे इथेनॉल से वॉश की जाती है ना, ये बिल्कुल ही हल्की कर देता है इसको। उसके बाद रिजिडिटी या इलास्टिसिटी की बात करो तो जाहिर है, देखो सेल वॉल बहुत थिक है तो ये रिजिड तो होगा लेकिन इलास्टिसिटी इसमें कम होगी, जबकि इसमें सेल वॉल क्योंकि थिन होती है, पतली होती है, तो ये रिजिड कम होगा लेकिन इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होगी। अब आउटर मेम्ब्रेन की बात करो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अब आ जाओ अमाइनो एसिड्स जो कि सेल वॉल में मौजूद है, इसमें बहुत कम अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसमें आगे चलकर एक चीज़ और है कि एरोमेटिक या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सेल वॉल में भी एब्सेंट होगा, जबकि इसमें अमाइनो एसिड कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, तो इसीलिए एरोमेटिक या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होगा। तो ये कुल मिला के 7 डिफ्रेंशिएट इन्होंने दिए हुए, ये सातों के सातों कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चर बताइए पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का जो बैक्टीरियल सेल वॉल की है। ठीक है, तो पेज 126 पर आ जाओ आप, यहाँ देखो, गौर से देखना।
ये एक किस्म की सेल वॉल है जिसे कहते हैं, सेल वॉल का एक पार्ट है जिसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। एक्चुअली में क्या होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइसैकेराइड्स के मल्टीपल पॉलीमर्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है कि इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे और वो आपस में ग्लाइकोसाइड लिंकेज की मदद से कंबाइन हुए हुए होंगे, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या होगा, ये डाइसैकेराइड्स के मल्टीपल पॉलीमर्स होंगे। अब क्या होता है कि इस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें देखो ये बहुत बारीक लेयर होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी मोटी होती है। इसी वजह से जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम डाई करते हैं तो ये डाई इसमें रह जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसमें डाई करने के बाद जब इथेनॉल से उसको वॉश किया जाता है तो स्टेन हल्का हो जाता है, कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर यहाँ से लेके आपने इसको यहाँ तक स्टेनिंग प्रोसेस तक लिख देना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है अपने पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, इसको एंड तक लेके जाइएगा और ये वाली डायग्राम इसको साथ में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाई बैक्टीरिया कॉल्ड, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है पहले, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आपका, तो 137 पर आ जाइए। ये 2 प्रोसेस हैं, इसको जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया जिंदा है, ठीक है, इसको अपने एनवायरनमेंट से आसपास से किसी डेड बैक्टीरिया का डीएनए मिल जाता है। ये क्या करता है कि इस डेड बैक्टीरिया का जो डीएनए इसको अपने साथ क्या करता है, कंबाइन कर लेता है। अब साइंटिस्ट ने स्टडी क्या किया कि इस तरह का कोई बैक्टीरिया जिसने एनवायरनमेंट से किसी दूसरे डेड बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी साथ में कंबाइन कर लिया। तो जब लेबॉर्ट्री में इसको स्टडी कराए तो इन्होंने देखा क्या कि होता क्या है कि अपने डीएनए के साथ जो डेड बैक्टीरिया उसके डीएनए को मिला के एक सर्कल सा बना लेता है, जो कि सर्कुलर डीएनए बन जाता है। इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड बाद में क्या करता है, ये कह लो कि अपनी जो कॉपी है ये बनाना स्टार्ट कर सकता है। तो जब ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है तो इसमें जो मेन बैक्टीरिया है उसके डीएनए के साथ जो उसने एनवायरनमेंट से जो बैक्टीरियल डीएनए लिया था उसका डीएनए भी मिल जाता है। इस तरह वो जो एक स्पीशीज़ की अपनी चल रही है और एक जो उसने बैक्टीरियल डीएनए एनवायरनमेंट से लिया, दोनों की जो कंबाइंड डीएनए वो आगे जो है ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा प्रोसेस देखो, इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना और ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा। दूसरा प्रोसेस जो इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, इसको देख लें। ये देखने में तो छोटा है लेकिन इसकी डायग्राम थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसको मार्क कर लीजिएगा, ये डायग्राम सपोर्ट में बना लीजिएगा, पूरी 6 की 6 बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास एक बैक्टीरिया मौजूद है, इसके ऊपर आके अटैक करता है एक बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ट्रांसफ़र करेगा तो अब बैक्टीरियल डीएनए के साथ इस फेज का जो डीएनए ये भी साथ में मिल जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये सेल वॉल की जो लेयर है इसको रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब ये बाहर निकला तो इसमें बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जो बैक्टीरिया जिस पे इसने अटैक किया था ना उसका डीएनए भी मौजूद है। यानी कि इस वक्त ये फेज 2 डीएनए लेके घूम रहा है, एक अपना डीएनए और एक जो बैक्टीरिया जिस पे इसने अटैक किया था उसका डीएनए। सिमिलरली ये जो फेज अब ये आके अटैक होता है, ये बेबी फेजेस थे सारे, ये बेबी फेजेस आके अटैक करते हैं किसी और बैक्टीरियम के ऊपर। जब भी किसी और बैक्टीरियम के ऊपर आके अटैक करते हैं तो सिमिलरली ये क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रप्चर करते हैं और अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बट एट द सेम टाइम अब इनके डीएनए के साथ जो पुराना वाला बैक्टीरियम है उसका डीएनए भी शिफ्ट हो गया। तो अब इसके बिल्कुल इसी तरीके से इनका जो रेप्लिका बनेगा, इसमें फेज का डीएनए, पुराने वाले बैक्टीरियम का जो डीएनए और ये जो नया बैक्टीरियम है, इन तीनों के डीएनए जो हैं ये आपस में कंबाइन होंगे। सिमिलरली प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा, फेजेस की कॉपीज़ बनेंगे, फिर ये फेजेस इसी तरीके से रप्चर करके बाहर निकलेंगे और अगले बैक्टीरियम को टारगेट करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक फेज की मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होता चला जाए, इससे ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखें एक सवाल है, वाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड रिसाइकलिंग एजेंट इन नेचर। और इसके बिल्कुल नीचे एक और सवाल है, हाउ बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, गिव एग्जांपल्स। दोनों के आंसर एक ही हैं, यानी दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो पहला क्वेश्चन जो है वो मुझसे ये कहता है
कि बैक्टीरिया को नेचर में रिसाइकलिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, और दूसरा सवाल ये कहता है कि बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है, एग्जाम्पल दें। दोनों आंसर एक ही जगह मौजूद है, पेज नंबर 138 पे मूव करेंगे आप। ये देखिए, एक्चुअली बैक्टीरिया करता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसको डिकम्पोज कर देता है, यानी कि तोड़ फोड़ देता है। जब वो डिकम्पोज करता है तो इन्वायरमेंट में वो मिनरल रिलीज़ करता है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोमियम लेग्यूमिनोसेरम। ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीज़ हो गए या पीनट्स हो गए, ये उनकी रूट्स में रहता है और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इनके साथ मिलके बनाता है। इसमें क्या होता है कि इन रूट्स से फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है और सॉइल में नाइट्रोजन जो है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट जो है वो फ्लोरिश हो जाता है और इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बैक्टीरियम डिकम्पोज से लेके आपने प्रोडक्टिविटी तक ये क्वेश्चन मार्क करना, उन दोनों क्वेश्चन का यही जवाब है। यानी ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इसी तरह इंक्रीज़ कर रहा है और ये इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल भी इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरा एंड टाइफॉइड स्प्रेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे। दोनों जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया की वजह से ही फैलती हैं। इन बैक्टीरिया के सिर्फ आपने नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ अब आप। यहाँ देखो, कोलेरा जो है बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा से फैलेगा और टाइफाइड जो है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई से फैलेगा। आपने आंसर क्या देना है, क्लोरा इज स्प्रेड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा एंड टाइफाइड इज स्प्रेड बाय अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई। बस इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। बाकी इसके कोई कॉज सिम्टम्स या इसकी प्रिकॉशंस कुछ नहीं बतानी, इससे सिर्फ पूछा है फैलता कैसे, आपने इतने ही जवाब देना है। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया का क्या कहलाता है, पेज 141 पर आ जाओ। इसको थोड़ा सा समझ लो कि नॉर्मल फ्लोरा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखें, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इसमें हमारी जो ख़ास तौर पे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, ब्रेन हो गए, मसल्स हो गए या हमारे इंटरनल टिश्यूज़ हो गए, इस तरह की जगहों पर ना आमतौर पे बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में रहे या चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी में रहे। लेकिन हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट के साथ टच में रहती हैं, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हो गए या फिर हमारी जो है कह लीजिए कि जो कुछ और यूकैरियोट्स हैं, कुछ फंगीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ टच में रहती हैं। तो अगर वो एक फेवरेबल कंडीशन तक रहती है या ऐसी कंडीशन तक रहती हैं जहाँ वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचाए, तो वो नॉर्मल फ्लोरा कहलाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके नॉर्मल फ्लोरा से लेके यहाँ नॉर्मल फ्लोरा तक ही मार्क कर लेना है। हेडिंग यही आएगी, द नॉर्मल फ्लोरा। तो ये अच्छा, आमतौर पर ये फ्लोरा जो है वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हो। तो जब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तब तक कोई एंटीबायोटिक दी भी नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये कहता है फिजिकल और केमिकल मेथड बता दो बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए। सीधा पेज 141 पर आ जाओ। मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को ना मैं ज़रा समराइज़ कर दूँ, थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग है तो एक लिमिट में ही आप लिखोगे, बहुत ज़्यादा 4 पेजेस तो लिखने से रहे। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल देना कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और उसके बाद सब हेडिंग डाल देना केमिकल मैथड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। उसके बाद ये एक पैराग्राफ लिख देना कि बैक्टीरिया जो है उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए मुख्तलिफ केमिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। फर्स्ट हेडिंग डाल देना स्टरलाइजेशन। इसको पूरा लिखना है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वायरस हैं इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस में आपने पहले ये वाली लाइन ऐड करनी है कि आइडियल डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक जो है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। ये मटेरियल ट्रीटेड का मतलब होता है बॉडी के जिस पार्ट को आप वॉश कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं देगा। यहाँ से यहाँ तक लिखा। उसके बाद आपने कुछ नाम लिखने हैं। देयर आर डिफरेंट केमिकल दैट आर यूज टू डिसइंफेक्टेंट, सम आर एज फॉलोज। इसमें ना सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आप। आपने क्या करना है, इधर सिर्फ नाम लिखने हैं। तेज़ी से देखिएगा, इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। फिनोल है, हेलोजन है, हैवी मेटल्स है, सोप डिटर्जेंट्स है, एल्डिहाइड है, इथाइलिन ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, फूड प्रिजर्वेटिव्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। नंबर 3 पर आप लिखेंगे यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। शॉर्ट कर लो इसको। 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स है जिसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस और दूसरी पेनिसिलियम।
ठीक है। पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है इनको यूज़ किया जाता है। ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम एंटीबायोटिक के तौर पे ट्रीट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक की हेडिंग में सिर्फ यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिस से लेके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक लिख के इसको ख़त्म कर दीजिएगा। अगला मेथड आ जाओ, फिजिकल मेथड। ये कंपेरेटिवली आसान है। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना बॉइलिंग और इसको पूरा लिखना। इसमें ये लिखा हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोटीन या उससे मिलते जुलते कंपोनेंट्स जो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ड्राई हीट ओवन, यानी आप ओवन में कोई अगर मटेरियल रख सकते हैं, जैसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 2 घंटे के लिए रख देंगे तो प्रोटीन या उससे मिलते जुलते मटेरियल यहाँ पे डीनेचर्ड हो जाएंगे। उसके बाद इंसिनरेशन, पहले भी इस पर बात की जा चुकी है कि फ्लेम या बर्निंग की मदद से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, समझ लीजिए बड़े साइज़ का एक कुकर सा होता है, ठीक है। इसमें तकरीबन टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें तकरीबन 15 से 40 मिनट के लिए आप उस प्रोडक्ट को 15 पास्कल प्रेशर के साथ अगर अंदर रख लें तो वहाँ से भी जो बैक्टीरिया है वो फिनिश्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर अगर आप 15 सेकंड के लिए, फिर 138 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 सेकंड्स के लिए अंडर हाई टेम्परेचर आप प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो मिल्क है, एप्पल जूसेस हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस हैं या हनीज़ हैं, इस तरह का जो लिक्विड है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। तो जो नीचे फ्रिज के जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर उसमें 0 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आपने टेम्परेचर रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके महफूज है, प्रिजर्व्स हैं। फ्रीजिंग कर लीजिए, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर ले जाइए या उससे कम ले जाइए, तब भी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से माइक्रोब्स जो हैं उसको किल किया जा सकता है। इन सबको छोड़ दीजिएगा, इधर आ जाइए। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज या गामा रेज अप्लाई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अगर ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहते, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कर लें, यानी इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसको एक्सपोजर कर दें। इसमें भी सेम काम होगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका हेलिक जो है वो टूट जाएगा डीएनए का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये बहुत सारे मेथड्स में से सिलेक्टेड आपने कुछ कर लिए, ठीक है। फिजिकल मेथड दे दिए, केमिकल मेथड्स दे दिए, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो और ये जो चैप्टर नंबर 6 इसके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।